दोस्तों, आज का विषय है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसके कई नाम मिलते हैं, जिनमें से है कांस्य कालीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता या सरस्वती घग्गर सभ्यता। कई नाम मिलते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा काल की सभ्यता। ठीक है। इन सभी नामों के पीछे क्या रीजंस हैं उसकी भी बात करेंगे, परंतु सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में लाने के लिए या इसकी खोज के पीछे कौन से महत्वपूर्ण लोगों ने भूमिका अदा की है। तो इस भूमिका में जो सबसे पहला नाम आता है वर्ष 1800 वर्ष 1826 में एक नाम आता है दोस्तों, चार्ल्स चार्ल्स मैसन का। ठीक है। ये कौन थे? तो ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिपाही यानी सैनिक थे, एक सैनिक थे। ठीक है। एक सैनिक थे। सैनिक के साथ साथ इनको पुराने सिक्कों को पढ़ने की भी रुचि थी, और यही वजह है कि जब स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ से कोई प्राचीन चीजें मिलती हैं, तो इसके बाबत इन्होंने अपने अधिकारियों को बताया। लेकिन चूंकि दोस्तों उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और कोई भी कंपनी कौन सी सभ्यता है नहीं है उस पर ज्यादा वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते, और अपना रिसोर्स वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उनसे ज्यादा मतलब था नहीं। तो चार्ल्स मेसन ने अपने डायरी में इसके बारे में जो भी जानकारी हो सकती थी, इन्होंने अपने डायरी में लिखा, जो कि आगे के जो खोजकर्ता थे उनके लिए एक तरह से मार्गदर्शन का काम किया। तो चार्ल्स मैसन कई बार सवाल पूछता है कि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसने रिपोर्ट किया, वो थे कौन? चार्ल्स मैसन थे। ठीक है। चलिए, इसके बाद काफी टाइम बाद वर्ष 1800 1853 1853 से लेकर 56 एडी तक, 1853 से लेकर 56 एडी तक एक व्यक्ति हुए कनिंघम। ठीक है। कनिंघम कनिंघम ने आ, हो क्या रहा था, आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ कि हुआ क्या। दोस्तों, 1853 के आसपास पहली 1853 में पहली ट्रेन चली थी भारत में। ठीक है। और ये ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, 1853 में। उससे पहले भी आई थिंक 1837 में एक भाप इंजन चलाया गया था मद्रास में। क्योंकि अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता जा रहा था, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह गुड्स ले जाने के लिए, अपने सामान ले जाने के लिए जरूरत पड़ती थी। तो जब रेलवे का विकास हुआ, तो इन्होंने रेलवे का प्रोजेक्ट इंडिया में भी लाए। तो पहली बार 1832 में पहली बार डिस्कशन हुआ कि इंडिया में रेलवे लाइन बिछानी चाहिए। और जो तेजी से काम हुआ वो 1853 54 के आसपास से बड़ी तेजी से रेलवे लाइन बिछाने में काम चालू हुआ। तो यहाँ पर रेलवे लाइन बिछ रही थी पाकिस्तान कराची के बीच। ठीक है। तो पाकिस्तान कराची के आसपास से लाहौर कराची के आसपास कहीं रेलवे लाइन बिछ रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो मजदूर, जो लेबर कार्य कर रहे थे, ये लोग ईंटा, जैसे यहाँ जो बिछाने के लिए ट्रैक में ईंटा बिछाने के लिए एक जगह से ला रहे थे। तो इसी में दो सैनिक थे, ब्रंटन बंधु। दो भाई थे, ब्रंटन बंधु। ठीक है। तो क्या नाम था इनका? ब्रंटन बंधु। ठीक है। तो ये ब्रंटन बंधु ने देखा कि ये बड़ी उच्च क्वालिटी की ईंटें हैं, और इसे कहाँ से ला रहे हैं। जब इन्होंने देखा वहां पर और थोड़ी चीजें इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इनको लगा कि नहीं, यहाँ पर तो कुछ बड़ी सभ्यता है और बड़ा प्राचीन चीज दिख रहा है, और ये बड़ा स्ट्रक्चर है, कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो ब्रंटन बंधु ने इस बाबत ये सूचना कनिंघम को दी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, और उसका कोई इरादा नहीं था उस सभ्यता को खोजने का या ऐसा कुछ। ठीक है। कनिंघम भी उस टाइम पे थोड़ा सा वहां पर कुछ सर्वे वगैरह कराए। इनको यहाँ से एक मुहर मिली थी। क्या मिली थी? एक मुहर मिली थी। ठीक है। और ये मुहर जब इन्होंने देखा, तो ये लगा कि यार ये बड़ी पुरानी मुहर है, क्योंकि आज के डेट पे तो ऐसी कोई मुहर चल नहीं रही है।
तो इन्होंने ये चीज तो माना कि यहाँ पर कोई बड़ी सभ्यता है, परंतु इस पर ये काम नहीं कर पाए। अब होता क्या है दोस्तों, वर्ष 1900 माफ करिएगा, वर्ष 1857, सबको याद होगा, वर्ष 1857 की क्रांति। ठीक है, तो बड़ी क्रांति हुई थी, आप सबको पता है। तो वर्ष 1857 में जो क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, इससे शासन लेकर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का कार्यभार लेकर अब डायरेक्टली ब्रिटेन की महारानी यहाँ शासन करने लगती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटेन देश अब भारत में शासन कर रहा था। तो कौन कर रहा था? ब्रिटेन अब डायरेक्टली शासन कर रहा था भारत में। ठीक है, 1857 के बाद। ठीक है, अब होता क्या है कि अब चूंकि यहाँ पर एक देश राज कर रहा है, तो वर्ष वर्ष 1861 में, 1861 एडी में कनिंघम जी ने, कनिंघम जो है, ये कनिंघम क्या करते हैं, तो ये कनिंघम भारतीय पुरातत्व की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, भारतीय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना। तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन हैं? तो ये है कनिंघम, ये नाम नहीं भूलिएगा। तो भारतीय पुरातत्व विभाग, या जिसे आप कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जनक कौन थे? तो वो कनिंघम थे। ठीक है, अच्छा, 1861 में ये भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो कर देते हैं, परंतु इसके बाद ये चले जाते हैं। और फिर एक लंबे समय तक बिल्कुल सन्नाटा था, एक लंबे समय तक कोई कार्य नहीं हुआ इस पे। ठीक है, अब आता है वर्ष 1921। 1921 में एक और व्यक्ति आए जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरत है इस नाम की। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने अपने अगुवाई में एक टीम बनाई, एक नहीं एक्चुअली इन्होंने कई टीमें बनाई, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण टीम थी। इनमें से एक टीम बनी और इसके लीडर थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और एक दूसरी टीम बनी जिसके लीडर थे राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी। तो सर जॉन मार्शल के लीडरशिप में ये दोनों, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, एक एक टीम लेके जाते हैं और वहां पर ऊपर की मिट्टी हटा के धीरे धीरे देखते हैं। और इनको, दयाराम साहनी को एक जगह की खोज कर लेते हैं ये 1921 में ही, 1921 में ही। दयाराम साहनी किसकी खोज कर लेते हैं? हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज कब हो जाती है? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। राखल दास बनर्जी 1922 में एक महत्वपूर्ण स्थल ढूंढते हैं, 1922 में एक महत्वपूर्ण स्थल ढूंढते हैं जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, तो समझिए 1921 में पहली साइट ढूंढी जाती है, पहला स्थल ढूंढा जाता है जिसका नाम था हड़प्पा। और इसीलिए चूंकि पहला स्थल कभी भी किसी सभ्यता में जो पहला स्थल पाया जाता है, एक्चुअली उस सभ्यता का नाम उसी स्थल के नाम पे रखा जाता है। दो मान्यताएं हैं इसके संबंध में। एक तो ये कि जब भी ऐसी कोई सभ्यता मिलती है, यह ज्यादातर सभ्यताएं किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई हैं, चाहे वो नील नदी की सभ्यता हो, चाहे वो चाइना की पीली नदी की सभ्यता हो। ज्यादातर सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। और यही वजह है कि चूंकि हड़प्पा के जितने ज्यादातर जो स्थल प्राप्त हुए हैं,
ये सिंधु घाटी के आसपास के स्थल थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। दूसरा, चूंकि 1921 में पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो दो मान्यताएं थी, एक नदी के आधार पर, दूसरा कि जो पहला स्थल खोजा जाता था, जो पहला स्थान खोजा जाता था, उसके नाम पे उस सभ्यता का नाम रखा जाता था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी। अभी इसको डिटेल में सभी जो स्थल मिले हैं, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, किसने फिर खोज किया है, तो बता ही दिया। इन सभी स्थलों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हड़प्पा की खोज होती है 1921 एडी में, जबकि राखलदास बनर्जी खोज करते हैं 1922 एडी में, किसकी? मोहनजोदड़ो की। और दोस्तों आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो उनमें सबसे ज्यादा विकसित और सबसे बड़ा आबादी वाला स्थल था। ठीक है। तो आशा करते हैं यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहां देखिए, अब बात करते हैं, जैसे अभी नाम बताया मैंने कि हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ये चीज क्लियर हो गया। तो फटाफट नाम जो हैं, कितने नाम से हैं, कौन कौन से नाम हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे हमने रीजन बता दिया कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं, और उसी नदी के आधार पर उनका नाम रखा गया है। दूसरा नाम है हड़प्पा। हड़प्पा, अभी आपको बताया कि हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला साइट, पहला स्थल खोजा गया था, वो हड़प्पा था। किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। ठीक है। और ये दो नाम सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है। तीसरा, इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्यकालीन सभ्यता, कालीन सभ्यता। क्यों, इसके पीछे रीजन बताता हूं दोस्तों। यहाँ से जितने भी बर्तन, जितने भी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ज्यादातर वो वस्तुएं किसकी मिली हैं? वो मिली हैं कांसे की। ठीक है। तो जितने भी मूर्तियां हो गई, बर्तन हो गए, कोई और वस्तुएं हो गई, वो ज्यादातर किसकी बनी हुई थी? कांसे की। कांसा किससे बनता है दोस्तों? तो कांसा बनता है टीन और तांबे के मिक्सचर से। टीन और तांबे के मिक्सचर से क्या प्राप्त बनता है? तांबा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा वस्तुएं, ज्यादातर वस्तुएं किसकी बनी थी? कांसे की। इसीलिए इसे कहा गया है कांस्यकालीन सभ्यता। कांस्यकालीन सभ्यता। ठीक है। तीन नाम हो गए। चौथा नाम इसका आद्य ऐतिहासिक काल भी मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, की सभ्यता क्यों है, ये समझते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता इसे क्यों कहा गया है? इसके पीछे की वजह ये है दोस्तों, कि जो हमारा कह सकते हैं कि इतिहास है, इसको हम खंड बाई खंड करके पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसको तीन भागों में ब्रेक करके, जैसे एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक। क्या था? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल। एक था आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और एक था आपका इतिहास। इतिहास। प्राग ऐतिहासिक, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं, जब पत्थरों के औजार प्राप्त हुए, किसके? पाषाण युग, इसे क्या कहा गया है? पाषाण काल। इस काल में जब पत्थरों के औजार मिल रहे थे, ठीक है, जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे क्या कहा गया है? पाषाण ऐतिहासिक सभ्यता।
या पाषाण ऐतिहासिक काल? आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जहां पर लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य हैं परंतु पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा नहीं गया। यही वजह है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिपि मिली है, जो लिपि मिली है, यहाँ पर लिपि कैसी मिली है? पिक्टोरियल, पिक्चर यानी आकृति के आधार पर, पिक्चर के आधार पर छोटे छोटे चित्र बनाकर ये यहाँ पर लिपि लिखी गई है। चित्रों के आधार पर यहाँ लिखावट है, और इस लिखावट को, इस लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। और यही वजह है कि इसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा गया है। तो क्यों कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता? ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे अब तक इतिहासकारों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास क्या है? तो इतिहास जहां पर लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है, पढ़ा गया है। जैसे कि वैदिक काल, वैदिक काल, तो जितने भी हमारे वेद पुराण हैं उन सबको पढ़ा गया है, इसलिए क्या हो गया? वैदिक काल की सभ्यता हो गई, इतिहास बन गया। आद्य ऐतिहासिक काल में भी जो लिपियां मिली हैं, अगर इन लिपियों को लिया जाए, क्या कर लिया जाए? पढ़ लिया जाए, तो यह भी इतिहास के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, पांचवा, इसे सरस्वती या सतलज घग्गर की सभ्यता भी कहा गया है। सरस्वती, ठीक है, सरस्वती घग्गर की सभ्यता भी कहा गया है, घग्गर की सभ्यता। ठीक है, क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके कई स्थल सरस्वती और घग्गर नदी के आसपास भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि अब सरस्वती नदी एक विलुप्त हो गई है और कहा जाता है कि वहीं से घग्गर नदी बहती है। ठीक है, तो इसके आसपास कई स्थल प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सरस्वती घग्गर की सभ्यता भी कहा गया है। तो दोस्तों, आपको ये जो चार पांच नाम मिलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता या सरस्वती घग्गर की सभ्यता, इसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके पीछे के तथ्य समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि ये कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ इसका विस्तार रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, का विस्तार अगर बात करें, विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो इसका जो विस्तार था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल देख लें पहले, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। दोस्तों, इसका क्षेत्रफल था 12 लाख, 12,99,000, 99,600 वर्ग किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कितना बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यही वजह है दोस्तों कि जैसा कि हमने बताया कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने 1921 और 1922 में कई स्थल खोजे। खासकर पहले हड़प्पा मिला, फिर मोहनजोदड़ो मिला, और फिर 3-4 साल के अवधि में 40 से 45 ऐसे स्थल खोज लिए गए थे। ठीक है, और अगर आपको बताऊं, अगर बस चलता अंग्रेजों का या यूरोपियंस का, वो कभी भी ऐसी सभ्यता को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। देखिए, इनकी मान्यता ये थी कि जो हिंदुस्तानी हैं, जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, ये भारत एक सपेरों का देश है, इनको सभ्यता से क्या लेना देना। तो ये कभी सभ्य तो रहे नहीं, इनको पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों से, तो इनकी हमेशा एक थिंकिंग थी कि ये भारतीय इंफीरियर हैं, पिछड़े हैं। समझ आई बात? जब ये सभ्यता मिली तो इनकी आंखें खुल गई।
इनको लगा कि क्या यार, यहाँ पर भारत जैसे देश में, जो आज ये सपेरों का देश है, जादू टोने में बिलीव करने वालों का देश है, क्या इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ हो सकती थी? अगर कोई एक आध जो दो स्थल मिलते तो शायद वो दबा भी देते, परंतु इतने ज्यादा स्थल मिले और इतनी बड़ी सभ्यता थी। तो फाइनली उन 1924 में, आपको बताऊं, 1924 में, 1924 एडी में जॉन मार्शल ने ये दुनिया को बताया। ठीक है, पूरे दुनिया को ये बताया उन्होंने, न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से, कि भारत में एक ऐसी सभ्यता मिली है जो बहुत ही विस्तारित है और बहुत ही विकसित सभ्यता है। ठीक है, तो इन्होंने इसका वर्ल्ड को, दुनिया को कब ये जानकारी दी? 1924 ईस्वी में। तो ये भी एक सवाल बन सकता है दोस्तों, कि सर जॉन मार्शल ने दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कब बताया? 1924 एडी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन से क्षेत्रफल प्रमुख रूप से इस सभ्यता के अंदर थे? उनमें से थे, एक तो यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्षेत्र था दोस्तों राजस्थान, राजस्थान। तीसरा क्षेत्र था आपका पंजाब। चौथा क्षेत्र था हरियाणा। पांचवा क्षेत्र था गुजरात। छठा क्षेत्र था आपका जेएनके यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। सातवां महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, आठवां था आपका पाकिस्तान। नौवां क्षेत्र था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और दोस्तों, अफगानिस्तान में केवल दो ही स्थल मिले हैं। अफगानिस्तान में केवल दो स्थल खोजे गए हैं। उन दोनों का नाम बता देता हूं। तो एक तो था मुंडीकाक। ठीक है, एक था मुंडीकाक, और दूसरा था सुर्तगोई। ठीक है, सुर्तगोई। ये दो स्थल कहाँ से खोजेंगे? अफगानिस्तान से। अभी तक, अगर मैं बात करूं, अभी तक कुछ 1500 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। 1500, लगभग 1500, लगभग 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर, इनमें से 900 के आसपास, 900 के आसपास भारत में स्थल खोजे गए हैं। और दो स्थल बता दिया अफगानिस्तान में, और 600 के आसपास, 500, मतलब 550 या 600 स्थल के आसपास कहाँ पर खोजे गए हैं? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये तो आपको रहा कि कितने स्थल खोजे जा चुके हैं। तो छोटे बड़े सब मिलाकर अब तक 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 900 कहाँ पर हैं? भारत में। 600 के आसपास कहाँ पर हैं? पाकिस्तान। और केवल दो स्थल मिले हैं, कहाँ से? अफगानिस्तान से। और भारत में भी जहां पर, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं, वो स्टेट है दोस्तों गुजरात। वो स्टेट स्टेट है कौन सा? गुजरात। ठीक है, गुजरात। गुजरात से सबसे सर्वाधिक स्थल, ठीक है, सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये जो स्थल खोजे गए, अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ बताऊं दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए ये आपका, अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ बता दूं, तो ये मान लीजिए आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ में जो सबसे उत्तरी सीमा है, वहां से जो जगह मिली है उसे कहा गया है मांडा। क्या मिला है? मांडा। ठीक है, मांडा। मांडा कहाँ पर है? तो ये मांडा है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। JNK लिख देता हूँ, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में।
और नदी है, नदी कौन सी है? तो नदी है यहाँ चेनाब, चेनाब नदी है, ठीक है। अगर मैं दक्षिण सीमा की बात करूं, साउथ में बात करूं, तो दक्षिण में है दैमाबाद, दा से दक्षिण, दा से दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद, दैमाबाद ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो सबसे दक्षिणी सीमा कहाँ थी? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, दैमाबाद। ये नदी शायद गोदावरी की सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवारा, ठीक है, प्रवारा। इसके बाद अगर मैं बात करूं वेस्ट में, तो वेस्ट में जो स्थल खोजे गए हैं कहाँ से? तो ये पाकिस्तान से। जो सबसे पश्चिम स्थल है वो है सुतका गेडोर, सुतका गेडोर, सुतका गेडोर, सुतका गेडोर ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुतका गेडोर पाकिस्तान, बलूचिस्तान में भी है इसके कुछ साइट, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, हाँ, ये सुतका गेडोर पाकिस्तान और बलूचिस्तान का ही एरिया है। और ये नदी है यहाँ पर, नदी जो है ये है दस, कौन सी नदी है? दास, दास्क नदी के किनारे सुतका गेडोर में मिला है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। दास्क नदी के किनारे, ठीक है। अगर मैं पूर्वी सीमा की बात करूं, तो पूर्वी सीमा जो है आपका आलमगीरपुर है, कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ? यूपी, यूपी, आलमगीरपुर यूपी। नदी है आपकी हिंडन, नदी कौन सी है? हिंडन, नदी है हिंडन, ठीक है। तो ये चार, अगर मैं बात कर लूं नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ जो उत्तरी सीमा है जो मिला है वो मांडा। और दक्षिणी सीमा, जो सबसे दक्षिणी सीमा है इसकी, वो दैमाबाद महाराष्ट्र। सबसे पश्चिमी सीमा सुतका गेडोर, सुतका गेडोर स्थान मिला है, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। और जो सबसे पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश। और नदी कौन सी है? हिंडन, ठीक है। तो ये तो इसका, अगर हम चारों दिशाओं में बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला था, ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय, ठीक है। तो सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल, का समय काल क्या था? समय काल, समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय अलग अलग विद्वानों के बीच विवाद है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत है वह कार्बन डेटिंग के अनुसार है। रेडियो कार्बन डेटिंग होती है किसी भी अवशेष या किसी भी ऐसी चीज को पता करने के लिए, उसका एज निर्धारित करने के लिए एक साइंटिफिक रेडियो कार्बन पद्धति होती है, रेडियो कार्बन तिथि, ठीक है, रेडियो कार्बन, कार्बन तिथि, ठीक है। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार, तिथि के अनुसार इसे C14 भी कहा गया है, C14, कार्बन 14, ठीक है। C14, इसके आधार पर जो डेट बताई जाती है, जो तारीख बताई जाती है, वो बताई जाती है आपकी 2300 BC, यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी कि BC 1750, यानी 2300 BC से लेकर 1750 BC माना गया है रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार। और सबसे ज्यादा जो सर्वमान मत है वो यही है, ठीक है। एक और मत है, चूंकि सर जॉन मार्शल, जो जॉन मार्शल थे, इनका अहम योगदान रहा है इस पूरी सभ्यता को खोजने में। तो जॉन मार्शल के आधार हिसाब से, जॉन मार्शल के अनुसार, के अनुसार इनका मानना है कि ये है 3250 से लेकर 2750 BC, ठीक है। 3250
बीसी से लेकर 2750 बीसी के आसपास इन्होंने इसे माना है। एक और है व्हीलर। व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 बीसी माना गया है। और चौथा जो है, इसमें एक है माधो स्वरूप। माधो स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, वत्स से, इनके आधार पर इनका भी कहना यही है कि जो सर जॉन मार्शल का डेट था, इन्होंने 3500 बीसी से लेकर 2700 बीसी के आसपास कहा है। ठीक है। तो ये तो कुछ सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल हो गया दोस्तों। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग विद्वानों के बीच विवाद है। ठीक है। और इस विवाद में जो सबसे सर्वमान्य मत है, वो है रेडियो कार्बन यानी कि C14 पद्धति, जिसके अनुसार 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी माना गया है। और दूसरा मत याद रखना चाहिए जॉन मार्शल का, जिन्होंने 3250 से 2750 बोला है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें कि इस सभ्यता की, जो हमारी हड़प्पा काल की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इस काल की समकालीन सभ्यता कौन थी? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता, हड़प्पा की समकालीन, समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो एक तो दोस्तों थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। दूसरी सभ्यता, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये कौन सी नदी के पास है? तो ये नदी है दजला फरात। दजला फरात नदी। ठीक है। आप ज्यादातर देखेंगे सभी कोई ना कोई सभ्यता वो कोई ना कोई नदी के आसपास ही रही है। जैसे दूसरी है मिस्र की सभ्यता। ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता है, ये नील नदी के पास थी। नील नदी की सभ्यता भी इसे कहा गया है, नील नदी। ठीक है, नील नदी। तीसरी है आपकी चीन की सभ्यता। चीन की, चीन की सभ्यता, जिसे पीली नदी की सभ्यता कहा गया है। क्या कहा गया है? पीली नदी की सभ्यता, नदी की सभ्यता। तो दोस्तों, ये तो कुछ हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी, जिनमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है। मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं यहां से। चलिए, तो एक एक करके हम बात करेंगे। जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था, जैसा कि पहले ही बताया मैंने, कि वो स्थल था प्रमुख स्थान। बात करेंगे प्रमुख स्थान कौन से थे, या प्रमुख स्थल कौन से थे। ठीक है, प्रमुख स्थान। तो इनमें से जो सबसे पहला था वो कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा जगह थी दोस्तों, हड़प्पा, इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो बस पॉइंट बाय पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन थे? वर्ष, ठीक है, स्थान और नदी, और इसके बाद प्राप्त क्या हुआ, प्राप्तियां। ठीक है, प्राप्तियां, प्राप्तियां। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है दोस्तों। ये क्या क्या है, खोजकर्ता कौन थे तो हमने बता दिया, खोजकर्ता कौन थे।
दयाराम साहनी, दया राम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है। वर्ष 1921 एडी। स्थान, तो दोस्तों ये पाकिस्तान में खोजा गया जगह है। जगह है मान मोंटगोमरी। मॉन्ट मोंटगोमरी। ठीक है। मोंटगोमरी, पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान। ठीक है। नदी, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी है। कौन सी? रावी। हड़प्पा, रप्पा, रावी, रप्पा, रावी, रप्पा, रापी, रावी, कुछ ऐसा देख लीजिए, रावी नदी। ठीक है। यहाँ से प्राप्तियां क्या क्या हुई, ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। तो क्या क्या चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कि यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। अन्नागार, यहाँ से छह छह की पंक्तियों में, छह छह की पंक्तियों में, छह छह की पंक्तियों में, ठीक है, छह छह की पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले हैं। छह छह की पंक्तियों में कितने? 12 अन्नागार मिले हैं। 12 अन्नागार मिले हैं। और ये बृहद अन्नागार हैं, छह छह की पंक्तियों में मिले हैं। ठीक है, छह छह की पंक्तियों में, पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले हैं, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, यहां से HR-37 कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, कब्रिस्तान। ठीक है, HR-37 कब्रिस्तान मिला है। ठीक है। इसके अलावा देवी माँ की मूर्ति मिली है। ठीक है, देवी माँ की मूर्ति मिली है। ठीक है। तो यहाँ से देवी माँ की मूर्ति, मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। इसके अलावा पासा मिला है। क्या मिला है? पासा, खेलने वाला जो डाइस होता है, पासा मिला है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोग, उस वक्त के लोग जो है मनोरंजन के लिए पासा खेलते रहे होंगे। गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। एक जो महत्वपूर्ण चीज मिली है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज है, पूछा जा सकता है कि स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी बोला गया है। उर्वरता की देवी बोला गया है। उर्वरता की देवी। ठीक है, जिसे उर्वरता की देवी भी कहा गया है। ठीक है। यहां से अग्निवेदिका मिली है। अग्निवेदिका मिली है। ठीक है, अग्निवेदिका। अग्निवेदिका प्राप्त हुई है दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और यहाँ से ब्रिक्स मिली हैं, ईंटें मिली हैं। ठीक है, ब्रिक्स, ईंटें मिली हैं। ईंटें मिली हैं और इनका अनुपात बहुत जरूरी है, पूछ लेता है कि वहां से मिली हुई ईंटों का अनुपात क्या था। 4:1 का रेशियो था। 4:1 का रेशियो था। ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें जैसे मिली हैं यहाँ पर, कुछ कुत्ते का चित्र मिला है। कांसे के धातु में बना हुआ हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है। ठीक है। तो इस तरह से चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो अन्नागार, अन्नागार मिला है। 12 अन्नागार यहाँ से मिले हैं। दूसरा है स्त्री के गर्भ से
निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी, ये कहाँ से मिला है? तो ये आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, ठीक है, जो पहली साइट खोजी गई थी। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है, ईंटें मिली हैं, और ईंटों का रेशियो याद होना चाहिए आपको कि 4:1 रेशियो में मिला है। HR-37 कब्रिस्तान मिला है यहीं से, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों किसके बारे में? हड़प्पा के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले स्थल, जो कि अगला स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो अगला स्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए, तो फटाफट लिख लेते हैं दूसरा स्थल हमारा मोहन मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो का एक जो शाब्दिक अर्थ है, ये कहा गया है मृतकों का टीला। क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये कौन सी भाषा में? तो ये कहा गया है सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए, इसके बारे में समझते हैं एक एक पॉइंट। जैसे हमने पहले बात किया था कि खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता, दूसरा वर्ष, ठीक है, तीसरा है आपका स्थान, नदी, प्राप्तियां क्या हुई, प्राप्तियां क्या हुई, ठीक है। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, खोजकर्ता इसके हमने पहले बता चुका हूं, राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। वर्ष 1922, 1922 एडी, 1922 एडी। स्थान, स्थान अगेन ये भी पाकिस्तान है, लरकाना पाकिस्तान, लरकाना, सिंध पाकिस्तान, ठीक है, लरकाना, सिंध पाकिस्तान। नदी, यहाँ पर जो नदी मिली है सिंधु के दाएं तरफ है, सिंधु के दाएं तरफ, ठीक है। और प्राप्तियां क्या हुई हैं ये अहम है, तो प्राप्तियों की बात कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, यहां से एक महान स्नानागार मिला है। क्या मिला है? पहला, महान स्नानागार। याद रखिए, जैसे कि आपको हड़प्पा से मिला था महान अन्नागार। अन्नागार क्या है? अन्नागार है दोस्तों जो अनाज वगैरह रखने के लिए, जो जिसे आप आजकल गोदाम गोदाम कहते हैं, वही है, ठीक है। तो वहां से 12 गोदाम प्राप्त हुए थे। यहाँ महान स्नानागार, या इसे ग्रेट बाथ भी कहा गया है, ग्रेट बाथ भी कहा है। इसे इसलिए ग्रेट बाथ कहा गया है, एक तो विशाल आकृति में है, यानी आकार इसका बड़ा है। इसके अलावा इसकी उन्नत व्यवस्था बनी है, यानी कि वाटर इनलेट, यानी वाटर, साफ वाटर लाने का, और वाटर गंदा हो जाए तो उसको बाहर निकालने का भी पद्धति यहाँ से बनी हुई थी। साथ ही साथ यहाँ साइड में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जहां पर नहाने के बाद कपड़े बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो याद होना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो से जो सबसे प्रमुख चीज मिली है, वो मिली है क्या? स्नानागार, ठीक है। स्नानागार के बाद इसके अलावा बात करें तो यहाँ से जो दूसरी चीज मिली है, ये है आपका पशुपति शिव का सील मिला है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा, पशुपति, पशुपति शिव, है ना, पशुपति शिव सील मिला है इससे। एक्चुअली इस सील में पशुपति शिव बने हुए हैं, सील में, ठीक है, इस सील में, ठीक है। तो सील पर 3 मुख,
तीन मुख वाला एक पुरुष था, ठीक है, एक पुरुष, एक पुरुष जो ध्यान मुद्रा में बैठा है, जो ध्यान मुद्रा में, जो ध्यान मुद्रा में, मुद्रा में बैठा है, ठीक है, ध्यान मुद्रा में बैठा है। इन्हें बेसिकली सर जॉन मार्शल ने क्या बोला था? इन्होंने, सर जॉन मार्शल ने इन्हें क्या बोला है? ये यही आद्य शिव है। इन्हीं को क्या बोला है? आद्य शिव, ठीक है, आद्य शिव, ठीक है, आद्य शिव किसने बोला है? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है, ठीक है, आद्य शिव कहा है। सिर पर ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको जो और प्राप्तियां हुई हैं, यहाँ से एक कांसे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति भी मिली है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नृत्य रत्न नारी, ठीक है, नृत्य, नृत्य रत्न नारी की, नारी की, नारी की कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति, ठीक है, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है नृत्य रत्न नारी की। तो इससे एक चीज ये भी अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि डाइस मिला था, पासा मिला था, कहाँ से? हड़प्पा से। यहाँ से नृत्य रत्न नारी की कांसे की मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि लोग मनोरंजन के लिए नाच गाना और ये पासा खेलने का भी कार्य करते रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण चीज मिली है, दाढ़ी वाले जो पुजारी हैं, आपने देखा होगा अगर कहीं, तो दाढ़ी वाले कई जगह पे ऐसे फोटो इनकी मिल जाती है, ठीक है, दाढ़ी वाले, दाढ़ी वाले पुजारी, दाढ़ी वाले पुजारी, ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी, ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से पासा भी मिला है और तांबे का स्केल भी मिला है। तो पासा यहाँ से भी मिला है, पासा यहाँ से भी मिला है, इसका मतलब है कि पूरे सभ्यता में जितने भी शहर थे, कहीं ना कहीं लोग खेलते रहे होंगे पासा। पासा मिला है और साथ में तांबे का स्केल, तांबे का स्केल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल मिले, महत्वपूर्ण चीजें जो मिली हैं, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसका जो सबसे आकर्षक चीज है वो है महान स्नानागार, जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है। पशुपति शिव की जो सील मिली है, नृत्य रत्न नारी, दाढ़ी वाले पुजारी, ये तीन चार चीजें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो लरकाना सिंध पाकिस्तान में ये मिला है, ठीक है, जगह। चलिए, तो अब बात करते हैं अगले स्थल की, और अगला स्थल है चनहूदड़ो। अगला स्थल है आपका चनहूदड़ो, ठीक है, चनहूदड़ो, ठीक है, चनहूदड़ो, ठीक है। तो चनहूदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो बात कर लेते हैं फटाफट। खोजकर्ता, वर्ष, स्थान, नदी, प्राप्तियां, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे। खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ खोजकर्ता थे एम जी मजूमदार, एम जी मजूमदार, एम जी मजूमदार, ठीक है, एम जी मजूमदार। वर्ष था 1931 एडी, वर्ष था 1931 एडी, ठीक है, 1931 एडी। और जो स्थान है यह है सिंध पाकिस्तान, ठीक है, सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, और नदी है सिंधु, नदी सिंधु, सिंधु नदी।
प्राप्तियां क्या क्या हुई हैं फटाफट इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, एक तो यहाँ से ये जो चन्हुदड़ो है इसे औद्योगिक नगर कहा गया है। क्या कहा गया है? औद्योगिक नगर। तो याद रखिएगा, इसका औद्योगिक नगर कौन था? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर। ठीक है, औद्योगिक नगर पहला। दूसरा, एकमात्र ऐसा शहर, एक मात्र ऐसा शहर, एकमात्र ऐसा शहर जहां दुर्ग नहीं मिला, जिस पर दुर्ग नहीं मिला, दुर्ग नहीं मिला। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा शहर, तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर दुर्ग नहीं मिला है? वह है चन्हुदड़ो। औद्योगिक नगर सिंधु घाटी का कौन है? वो है चन्हुदड़ो। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, बिल्ली का पीछा करते हुए, पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह। ठीक है, चौथा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मिली है यहाँ से, झूकर झाकर संस्कृत का केंद्र यही रहा है। तो झूकर, झूकर झाकर, झाकर संस्कृत का, ये भी सवाल पूछ सकता है कि सभ्यता झूकर झाकर का केंद्र रहा है। झूकर झाकर संस्कृत का केंद्र रहा है। संस्कृत का केंद्र रहा है। केंद्र, झूकर झाकर संस्कृत का केंद्र। ठीक है, ये जो सभ्यता है झूकर झाकर संस्कृत जो है, ये प्राक ऐतिहासिक से भी पुराना है। प्राक, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा के के पूर्व का काल, पूर्व का काल। ठीक है, क्लियर है। चनहुदड़ो के बाद अगला जो प्रमुख स्थल है वह है लोथल। ठीक है, लोथल। लोथल, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, लोथल। लोथल की बात करें तो इसमें खोजकर्ता कौन है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। खोजकर्ता, वर्ष, स्थान, नदी। ठीक है, खोजकर्ता लोथल के, तो लोथल के खोजकर्ता हैं दोस्तों रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, जिन्होंने लोथल की खोज की है। वर्ष, तो ये 1957 या कहीं कहीं पर 1955 भी मिलता है। तो 1957 एडी में इसकी खोज की गई है। आप 1957 ही लिखिए। ठीक है, स्थान है आपका गुजरात। ये कहाँ पर मिला है? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात मिला है। और नदी है, नदी भोगवा नदी, भोगवा। ठीक है, तो
ये हो गया, रंगनाथ ने लोथल की खोज की है 1957 एडी में, ठीक है। और गुजरात राज्य में ये प्राप्त हुआ है। और ये भोगवा नदी के किनारे ये सभ्यता है। अगर मैं बात करूं यहाँ से कि क्या प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त क्या हुआ है इसकी बात कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसे सिंधु घाटी का बंदरगाह कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा गया है। ठीक है। जॉन मार्शल ने इसे जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहा है। क्या कहा है? सिंधु घाटी का सिंधु घाटी का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, ठीक है। तो सिंधु घाटी का मैनचेस्टर इसे कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से तीन युगल समाधियां मिलती हैं। तीन युगल समाधियां तीन युगल समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा बंदरगाह। गोदीवाड़ा जहाज निर्माण का स्थान। जहाज निर्माण का स्थान। ठीक है। जहाज निर्माण का स्थान यहाँ से। ठीक है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य। धान की भूसी मिली है। चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तन। ठीक है। मिट्टी के बर्तन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से घोड़े और जहाज के टेराकोटा की आकृतियां मिली हैं। ठीक है। घोड़े और जहाज के टेराकोटा की आकृतियां मिली हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहाँ से, खासकर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या रहा है, ये बंदरगाह रहा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसे जॉन मार्शल ने जॉन मार्शल ने क्या कहा है? जॉन मार्शल ने क्या कहा है? मैनचेस्टर, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा है। तीन युगल समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। गोदीवाड़ा जहाज निर्माण का स्थान मिला है। धान की भूसी और चित्रित मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले स्थल की, जो कि है कालीबंगा। ठीक है। अगला स्थल है अपना कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा खोजकर्ता। वर्ष, स्थान, नदी। ठीक है, फटाफट करते हैं। खोजकर्ता इसके कौन थे? तो इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष। अमलानंद घोष और बीवी लाल हैं। बीवी लाल। बीवी लाल, ठीक है। दो लोगों को श्रेय जाता है इसका। ठीक है। अमलानंद घोष और बीवी लाल। बस 1953, 1953 एडी में इसकी खोज की गई है। स्थान की बात करें तो राजस्थान से मिला है। कहाँ? राजस्थान में है ये। राजस्थान। राजस्थान। नदी, घग्घर नदी।
घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और प्रमुख प्राप्तियां, यहाँ से प्रमुख जो प्राप्तियां हुई हैं, प्राप्तियां, तो दोस्तों यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, सबसे अहम चीज मिला है यहाँ से, चूड़ी बनाने का केंद्र। ये क्या रहा है? चूड़ी बनाने का केंद्र, ठीक है। चूड़ी बनाने का केंद्र। तो कालीबंगा, कालीबंगा चूड़ी बनाने का केंद्र रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से चूड़ी के कारखाने तो मिले ही हैं, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बेलनाकार मुहरे मिली हैं यहाँ से, बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार मुहरे, ठीक है। बेलनाकार मुहरे यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। खिलौने मिले हैं, ठीक है। ऊंट की हड्डियां मिली हैं, खिलौने मिले हैं, खिलौने प्राप्त हुए हैं, खिलौने, ऊंट की हड्डियां, ठीक है। ऊंट की हड्डियां, ऊंट की हड्डियां मिली हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, यहाँ की जो कालीबंगा की जल निकासी व्यवस्था थी, वो बहुत उन्नत नहीं थी। तो यहाँ पर जल निकासी व्यवस्था जो है, जल निकासी, जल निकासी प्रणाली, प्रणाली उन्नत नहीं थी, यानी अच्छी तरह नहीं थी, उन्नत नहीं थी, ठीक है, उन्नत नहीं थी। तो ये कुछ प्रमुख चीजें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से, ठीक है। तो कालीबंगा से ये कुछ प्रमुख चीजें मिली हैं। चूड़ी बनाने का केंद्र रहा है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, खिलौने, ऊंट की हड्डियां, और जल निकासी व्यवस्था जो है, यहाँ पर नालियां बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं पाई गई हैं, ठीक है। तो ये तो रहा किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। किसने खोज किया है? अमलानंद घोष और बीबी लाल, ठीक है। चूड़ी बनाने का केंद्र, इससे ध्यान रखना, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा से बात करें फटाफट यहाँ पर, के खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता, वर्ष, स्थान, नदी, ठीक है। चलिए, खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता थे आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट। और एक नाम और आता है, जगपति जोशी, जगपति जोशी, ठीक है, जगपति जोशी। वर्ष 1990 से 95 के आसपास, ठीक है। स्थान है गुजरात, गुजरात, गुजरात में खोजा गया है, ठीक है। नदी ज्ञात नहीं है, कौन से नदी किनारे है। और यहाँ से जो प्राप्तियां हुई हैं, यहाँ से जो प्राप्तियां हुई हैं वो हैं, एक तो यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिला है, स्टेडियम, स्टेडियम का साक्ष्य, पहला है स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। दूसरा, विशाल जलाशय, विशाल
विशाल जलाशय या बांध कह सकते हैं, बांध। ठीक है, बांध मिला है या जलकुंड कह लीजिए। ठीक है, तो विशाल जलाशय, बांध या जलकुंड कह लीजिए। पूरा शहर, एकमात्र ऐसा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एकमात्र ऐसा शहर जो तीन भागों में डिवाइडेड था। पूरा शहर, पूरा शहर तीन भागों में बटा था, बटा था। ज्यादातर जितने भी और स्थल हैं वो दो भागों में बटे थे। एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल केंद्र है धौलावीरा, जो तीन भागों में बटा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले स्थल की। तो अगला स्थल है आपका बनवाली। कौन सा है? बनवाली, बनवाली। ठीक है, फटाफट बात करते हैं खोजकर्ता कौन थे यहाँ। तो खोजकर्ता, वर्ष, स्थान, नदी। नदी, ठीक है। खोजकर्ता थे आर एस बिस्ट, रविंद्र सिंह। आर एस बिस्ट, ओहो। आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट और रविंद्र सिंह। आर एस बिस्ट, रविंद्र सिंह। कौन से वर्ष में खोजा गया? तो 1973 एडी, 1973 एडी। स्थान है हिसार, हरियाणा। हिसार, हरियाणा। नदी है, नदी यहाँ से जो बहती है ये है आपकी रंगोई नदी। ठीक है, रंगोई नदी। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? प्राप्तियां क्या हैं? तो प्राप्तियों के बारे में बात करेंगे तो इससे एक तो हल की आकृति यहाँ से मिली है। क्या मिली है? हल की आकृति, हल की आकृति, हल की आकृति यहाँ से मिली है। सरसों का ढेर, सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है यहाँ से। सरसों का ढेर। ठीक है, सरसों का, दो चीजें ध्यान रखना है, हल की आकृति और सरसों का ढेर। अगली सभ्यता है सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, वर्ष, स्थान। ठीक है, तो फटाफट खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। तो इसके खोजकर्ता हैं जगपति जोशी। जगपति जोशी, जगपति जोशी। इन्होंने 1964 में इसकी खोज की थी। स्थान है गुजरात। ठीक है, गुजरात। प्राप्तियां क्या हैं? प्राप्तियां, यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। क्या मिली है? घोड़े की हड्डियां। घोड़े की, घोड़े की हड्डियों के अवशेष।
हड्डियों के अवशेष। ठीक है। घोड़े के हड्डियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मिली है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें मिली हैं कहाँ से? सुरकोटदा से। जगपति जोशी ने 1964 में खोज किया है और ये स्थल गुजरात में है। ठीक है। कोट दीजी। कोट दीजी। कोट दीजी। खोजकर्ता कौन है इसके? खोजकर्ता, स्थान, वर्ष। चलिए, खोजकर्ता कौन है फटाफट देखिए। तो खोजकर्ता है फजल धुर्ले। ठीक है। वर्ष 1955। स्थान सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान। ठीक है। नदी सिंध नदी है। नदी सिंध नदी। सिंध सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी। ठीक है। कोट दीजी हो गया। इसके बाद अगला स्थल है रंगपुर। रंगपुर। ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? रंगपुर के खोजकर्ता, वर्ष, स्थान। ठीक है। नदी। खोजकर्ता माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स हैं खोजकर्ता। SR राव। SR राव। ठीक है। ईयर है 1935। 1935 AD। स्थान है आपका गुजरात। नदी है गादर नदी। ठीक है। यहाँ से जो प्राप्तियां हुई हैं, प्राप्त क्या हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है धान की भूसी के ढेर। धान की भूसी के ढेर। भूसी, धान के भूसी के ढेर। ठीक है। और कच्ची ईंटों का ढेर। यहाँ से कच्ची ईंटें भी मिली हैं दोस्तों। तो यहाँ से कच्ची ईंटों के ढेर। ठीक है। कच्ची ईंटों के ढेर भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, यूपी। ठीक है। तो आलमगीरपुर, खोजकर्ता कौन है फटाफट देख लीजिए। खोजकर्ता, वर्ष, स्थान, नदी। इसके खोजकर्ता हैं यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा। यज्ञ दत्त शर्मा। वर्ष 1958। स्थान है मेरठ यूपी। मेरठ यूपी बताया भी था। ये पूर्वी सीमा यही थी, मेरठ यूपी। ठीक है। और नदी कौन है? हिंडन। हिंडन नदी। ठीक है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है?
तो यहाँ से प्राप्त हुआ है तांबे के छोटे छोटे टुकड़े और बर्तन, मिट्टी के बर्तन। क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन और तांबे के छोटे छोटे टुकड़े। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला स्थल है वो है रोपड़। रोपड़, ठीक है। रोपड़, इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता, वर्ष, स्थान, नदी। फटाफट बात करेंगे। तो खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा, वही यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1955 से 56। स्थान है पंजाब। नदी है सतलज। सतलज, ठीक है। सतलज, ठीक है। यहाँ से पुरातात्विक प्राप्तियां क्या हुई हैं? यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है उसको देख लेते हैं फटाफट। एक तो एक अंडाकार कब्र में, एक अंडाकार, अंडाकार कब्र, कब्र थी, ठीक है। कब्र थी। कब्र में मानव कुल्हाड़ी के साथ, कुल्हाड़ी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, ठीक है। यानी कुछ ऐसी मान्यता रही होगी कि इंसान मरने के बाद भी उसको कुछ जरूरत पड़ती है, इसलिए उसके साथ कुल्हाड़ी और कुत्ते को दफनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, रोपड़ के बारे में। रोपड़ के अलावा दो स्थल और हैं, जैसे एक तो है आपका राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ठीक है। फटाफट देखिए इसके खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता, वर्ष, स्थान, स्थान, ठीक है। तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं रफीक मुगल। कौन है? रफीक मुगल। रफीक मुगल। वर्ष, तो ये कौन से वर्ष में मिला है? आ, ये वर्ष मुझे दोस्तों याद नहीं आ रहा है। स्थान की बात करता हूँ, तो ये है हिसार। कहाँ पर? हिसार, हरियाणा। हरियाणा, हिसार, हरियाणा, ठीक है। हिसार हरियाणा, राखी गढ़ी, ठीक है। और यहाँ से जो प्राप्तियां हुई हैं, क्या प्राप्त हुआ है? तो एक तो अग्निवेदिका मिली है। अग्निवेदिका, यानी यज्ञ वगैरह तो करते रहे होंगे, अग्निवेदिका। दूसरा है जल निकासी व्यवस्था अच्छी थी यहाँ। जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था। मिट्टी के मृद भांड, मिट्टी के मृद भांड, ठीक है। मृद भांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। एक और स्थल है जिसका नाम है सिनौली, ठीक है। सिनौली। दोस्तों ये जो सिनौली है, ये कोई खोजकर्ता इसके नहीं है, ठीक है। इसका जो स्थान है, स्थान है, वो स्थान है बागपत, यूपी। बागपत, उत्तर प्रदेश। बागपत, उत्तर प्रदेश। हुआ क्या कि 2005 में, 2005 में कुछ किसान, कुछ किसान खेती करते वक्त कुछ किसानों ने इसे खोजा बेसिकली। तो इसके खोजकर्ता किसान ही हैं, कुछ किसानों ने खोजा है, खोजा, ठीक है। और बाद में इसमें कुछ पुरातत्वविद हैं,
पुरातत्वविद कौन है? तो इसमें एक तो डीवी शर्मा है, डीवी शर्मा, और एस के मुंजाल, एस के मुंजाल। ठीक है, ये दो लोग हैं जिनको श्रेय जाता है बाद में। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से दो मुंह वाली तलवार, जो दोनों साइड जिसमें धार होता है, दो मुंह वाली तलवार, दो मुंह वाली तलवार। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से 116 कब्र मिली हैं, 116 कब्र मिली हैं। ठीक है, कब्र। तो ये है सिनोली के बारे में। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप देखें, राखी गढ़ी हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी, कैसा नगर बना हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही उन्नत नगरीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? नगरीय व्यवस्था थी। तो यहाँ गांव ऐसे नहीं थे, ज्यादातर ये नगरीय व्यवस्था रही है। और यहाँ पर जो घर बने थे, बेसिकली ज्यादातर जो शहर थे, ज्यादातर जो स्थल मिले हैं, उनकी बनावट उनको दो भागों में विभाजित किया गया था, दो भागों में, एक भाग पूर्वी और एक पश्चिमी। ठीक है, पूरब के जो घर थे, पूरब के घरों में यहाँ पर छोटे छोटे घर बने थे, पूरब में छोटे छोटे घर बने थे। ठीक है, पूरब में छोटे आकार के घर बने थे, बाउंड्री यानी चार दीवारियां नहीं थी। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे घर बने थे। और जो पश्चिम के जो घर थे, वो साइज में बड़े थे, वो साइज में बड़े थे। ठीक है, पश्चिम में जो थे वो साइज में बड़े थे, और यहाँ पर वही छोटे छोटे घर बने थे। ठीक है, तो पूरब में छोटे छोटे घर बने थे, जबकि पश्चिम में बड़े घर बने थे। और चार दीवारियां थी, यानी चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई थी। ठीक है, चाहार दीवारी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पर सभी जो सड़कें थी, बिल्कुल समकोण 90 डिग्री पे कट कर रही थी, 90 डिग्री पे कट कर रही थी, ये इनकी खासियत थी। ठीक है, तो बिल्कुल उन्नत नगर नियोजन व्यवस्था थी यहाँ पर। और एक और चीज, इनके जो घर होते थे, इनके जो घर होते थे, सड़क की तरफ इनका द्वार नहीं होता था, सड़क के अपोजिट साइड इनका द्वार होता था घर का। और जो सड़क के साइड में सिर्फ खिड़की होती थी, सड़क के साइड में विंडो हुआ करती थी। ठीक है, इससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जो पूर्वी, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया और ये हो गया पश्चिम, तो जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर श्रमिक वर्ग के लोग रहे होंगे। ठीक है, श्रमिक वर्ग के लोग रहे होंगे, इसलिए इनके घर छोटे छोटे थे। कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। ठीक है, चार दीवारी नहीं थी। ठीक है, आपको आजकल भी देख लीजिए, जहां पर थोड़ा इलीट क्लास के लोग रहते हैं, उनको ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंड्री, ये सारा चीज होता है। बाकी जो सोसाइटी रहती है, ओपन में रहती है। कुछ ऐसा ही पहले था। तो जो पूर्वी इलाके थे, वहां पर घर छोटे आकार के थे और श्रमिक रहा करते थे, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर पुजारी या जो बड़े लोग थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि इधर अमीर लोग, अभिजात वर्ग के लोग, पुरोहित लोग यहाँ पर रहते रहे होंगे। ठीक है, इधर थोड़ा नगरीकरण ज्यादा था पश्चिमी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में नगरीकरण कम था। ठीक है, इसके बाद कुछ अपवाद भी हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों अपवाद भी हैं। वो अपवाद क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो नगर नियोजन आपने समझ लिया। उन्नत नाली की व्यवस्था थी, नालियां बिल्कुल ढकी हुई थी, यानी बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े ईंटों से नालियां ढकी हुई थी। तो ऐसा नहीं कि जैसे आज दिल्ली जैसे शहर में आज आप देखिए ओपन नालियां मिल जाती हैं, और तब सोचिए सिंधु घाटी के सभ्यता में बिल्कुल सुनियोजित ढंग से नालियां बनाई गई थी और वो ढकी हुई रहती थी। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अगर मैं अपवादों की बात करूं, कुछ अपवाद हैं जैसे कि धौलावीरा तीन भागों में बटा था। मैंने बताया था आपको कि जो धौलावीरा था, धौलावीरा तीन भागों में बटा था, तीन भागों में। ठीक है, बाकी के जितने भी स्थल थे वो दो भागों में बटे थे, धौलावीरा तीन भागों में बटा था। ठीक है,
बाकी शहर दो भागों में। दूसरा है चन्हूदड़ो जो है, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो में बिना दुर्ग वाला शहर, बिना दुर्ग, बिना दुर्ग वाला शहर। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और समझ लीजिए, जैसे कि इस समय घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो कैसी ईंटें थी? पक्की ईंटें थी। ठीक है। हालांकि कुछ जगहों से हालांकि कुछ जगहों से पक्की ईंटें थी, हालांकि कुछ जगहों से कच्ची ईंटें भी मिली हैं, जैसे कि कालीबंगा से। ठीक है। कालीबंगा से पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों का जो अनुपात होता था, क्या होता था? 4:1 का रेशियो था। ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा और रंगपुर से, जैसा कि मैंने बताया, कालीबंगा और रंगपुर रंगपुर से रंगपुर से कच्ची ईंटें भी मिली हैं। कच्ची ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा जल निकासी व्यवस्था बिल्कुल आधुनिक और उन्नत किस्म की थी, ये बता ही दिया है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है। जिसके बारे में जानना जरूरी था। मैंने जैसा कि बताया कि जो भी नालियां थी वो बड़ी बड़ी ईंटों से ढकी हुई थी। ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था नगर नियोजन के आधार पर केंद्रीय प्रशासन रहा होगा। कैसा प्रशासन रहा होगा? जिस तरह से नगर नियोजन था, इससे पता चलता है कि यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन रहा होगा। केंद्रीय प्रशासन रहा होगा। केंद्रीय प्रशासन रहा होगा, एक तो ये पता चलता है। और समाज का जो अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार है, अर्थव्यवस्था का आधार प्रजातंत्र रहा। कैसा? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र। ठीक है। व्यापार तो यहाँ व्यापारियों या वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा, ये ऐसा माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ की जो सत्ता है वो किसके हाथों में रही होगी? व्यापारियों के हाथ में। किसके? व्यापारियों के हाथ में रही होगी। ठीक है। अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये शासक वर्ग के शासन थे। कुछ विद्वानों के अनुसार क्या थे? ये शासक वर्ग के शासन थे। वर्ग के शासन थे। शासन था। शासन था। ठीक है। स्टुअर्ट पिगट हैं, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये पुरोहित वर्ग का प्रभाव रहा है। ठीक है। इसके अनुसार पुरोहित वर्ग का प्रभाव रहा है। ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये समाज कैसा रहा है, तो यहाँ की जो सामाजिक जीवन थी ये मातृ सत्तात्मक रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा के काफी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। नगरीय योजना, जैसे मैंने बताया कि नगरों की रचना सुव्यवस्थित थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त ईंटों से बने पक्के मकान, कुएं, स्नानागार और नालियां मिलती हैं। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ कहा गया है, प्रसिद्ध है। ठीक है। कृषि, यहाँ से जो मुख्य फसलें मिली हैं, गेहूं, जौ, कपास। विश्व में कहा जाता है कि सबसे पहले कपास की खेती यहीं हुई थी। ठीक है। धान और ज्वार के प्रमाण भी कुछ स्थानों से मिले हैं, जैसे कि भूसी दो तीन जगहों से प्राप्त हुई है। ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। ठीक है। व्यापार आंतरिक एवं बाहरी व्यापार दोनों होता था। और मेसोपोटामिया, इराक से व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि ये वहां की कुछ मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। व्यापार में मुद्राओं, सील, मोहरों का प्रयोग होता रहा है।
ठीक है। धर्म और संस्कृत की बात करें तो मातृ देवी यानी मदर ऑफ गॉडेस की पूजा करने का प्रमाण यहाँ से मिला है। तो ये एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो सत्ता रही होगी वो मातृ सत्तात्मक रही होगी। पशुपति महादेव जैसी आकृतियां, ठीक है, मिलती हैं मुहरों के रूप में। वृक्ष, पशु पक्षी, नाग आदि की यहाँ से पूजा यानी प्रकृति के मुख्य रूप से पूजा का साक्ष्य मिलता है। आदि शिव का भी मिलता है। अग्नि पूजा और लिंग पूजा के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। लिपि और भाषा की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु लिपि जो है वो चित्र लिपि थी, पिक्टोग्राफिक लिपि थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेख मुख्यतः मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पे मिले हैं। जो यहाँ पर लिपि मिली है, जो लेख मिले हैं, वो या तो मुहर में वो लेख छपे थे या मिट्टी के बर्तनों पर लिखे थे। कला और शिल्प, नृत्य करती हुई बालिका कांस्य की मूर्ति बताया था मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। पुरुष मूर्ति पाषाण मोहनजादो जोदाड़ो से मिला है। और आभूषण, मिट्टी के खिलौने, बर्तनों पर चित्रकारी, ये सारी चीजें भी प्राप्त हुई हैं। एक बार दोस्तों अगर मैं फटाफट स्थल, स्थान और महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करूं तो हड़प्पा कहाँ पर मिला है? पाकिस्तान, पंजाब। और पहला खोजा गया स्थल है, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा विशाल अन्नागार, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ईंटों के घर और व्यापारिक केंद्र रहा है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान, सिंध में पाया गया है। मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है। उन्नत जल निकासी प्रणाली और नगरीय नियोजन की सबसे सुंदर पेशकश, सबसे सुंदर यहीं से मिला है। लोथल, भारत, गुजरात में, ठीक है, ये बंदरगाह रहा है। गोदाम, डॉकयार्ड, मन के निर्माण केंद्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन की बात करें तो ये भारत, राजस्थान में कालीबंगा, ये चूड़ी के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, यानी चूड़ी बनाने की फैक्ट्री यहाँ रही है। जोता हुआ खेत यहाँ से मिला है। अग्निवेदिका, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। हड़प्पा से पहले का स्थल है। कहा जाता है कि हड़प्पा से भी पहले का स्थल ये कालीबंगन है। धोलावीरा, भारत, गुजरात में है। जल संरक्षण प्रणाली, स्टेडियम जैसी संरचना, जलाशय इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी की बात करें, ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल भारत में। कंकाल, मूर्तियों, कृषि अवशेष मिले हैं। भीड़ प्राला क्या है? भारत, हरियाणा, सबसे प्राचीन स्थल है, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन और कृषि प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर जो है एक जो सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर ये सभ्यता कैसे खत्म हुई। तो ये सभ्यता के खत्म होने के कई कारण बताए जाते हैं, ठीक है। तो सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई एकाएक, तो एक तो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन रहा होगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है, ठीक है। दूसरा कहा जाता है पलायन कर गए लोग, पलायन कर गए, ठीक है। तो बाढ़ की स्थिति भी बढ़ाई जाती है कि ठीक है बाढ़ आई है इसलिए यहाँ से सभ्यताएं खत्म हो गई, या भूकंप आया हो ऐसा, ठीक है। तो कई ऐसे चीजें कही जा रही हैं। एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि आर्यों ने आक्रमण किया, आर्यों के आक्रमण से परंतु एक चीज ये पता चलता है कि अगर आर्यों के आक्रमण से ऐसा हुआ होता तो ये सभ्यता इतनी विकसित थी तो फिर आर्य लोग बाद में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, तो ऐसा क्यों? फिर तो ये इन्हें सीख लेते या वो महल बने हुए थे। तो ऐसा नहीं है। इस तथ्य को बहुत सही नहीं माना जा सकता। जो सबसे बड़ा तथ्य सही माना जाता है वो है जलवायु परिवर्तन और पलायन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी वजह रही है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।